हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की समरी जिसका नाम है टोटल रिकॉल, जिसे लिखा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने। तो इस किताब की जब बात की जाए तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद इतना कि वो टर्मिनेटर वाली मूवीज़ के स्टार थे और वो हॉलीवुड के एक फेमस एक्टर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं? क्या आपको ये पता है कि मूवी स्टार बनने से पहले वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे? तो इस बुक में हमको आर्नोल्ड और उसके सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा कि वो एक मल्टी अवार्ड बॉडी बिल्डर के बदले में एक टॉप ग्रेसरी एक्टर और बाद में 2 टर्म गवर्नर कैसे बने। कैसे एक आदमी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया। आर्नोल्ड की लाइफ टर्मिनेटर वाले हीरो से कई बढ़ करके है। वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटर वाले इंसान रहे हैं जो कि डेडिकेटेड फैमिली मैन रहे हैं। इस बुक में हमको आर्नोल्ड की एक्शन पैकेट्स लाइफ्स और स्टोरी उनकी सब चीज़ के बारे में पता चलेगा, जिसे पढ़ करके हम पता लगा सकेंगे और उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड भी होंगे। चलिए इंस्पिरेशन की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आउट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि मैं 1947 में ऑस्ट्रिया में जन्मा था। ये वो साल था जब हिटलर वर्ल्ड वॉर में हार चुका था। हमें डर था कि सोवियत यूनियन हम पर अटैक कर ना दे। कई सालों से कंट्री में भयंकर भूखमरी फैली हुई थी। मुझे और मेरे बड़े भाई को पालने में मेरे पेरेंट्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। हम लोग एक गांव में रहते थे जहाँ पे बहुत सारे फार्म थे। मेरे फादर पुलिस में थे और माँ हाउसवाइफ थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बस 1 साल ही बड़ा था। हमारे घर में 2 बेडरूम और एक छोटा सा किचन था जहाँ पे हम लोग खाना खाते थे, अपना होमवर्क करते थे। हमारे मैक्सिमम काम हम लोग वहीं किया करते थे। हमारी माँ गांव जा कर के खाना इकट्ठा करते थे, अनाज, शुगर और ब्रेड वगैरह। मेरे फादर मस्कुलर बॉडी वाले और एक लंबे चौड़े बॉडी वाले इंसान थे। मेरे भाई और मैं कोयला इकट्ठे करने के लिए मदद करते थे अक्सर उनके, क्योंकि हमें विंटर से पहले काफ़ी सारा कोयला जमा करके रखना पड़ता था। मेरा जब कोल्ड वॉर के दौरान मेरा जन्म हुआ था, उस टाइम मेरी कंट्री के बहुत लोग अमेरिका जाना चाहते थे। अक्सर मैं और मेरा बड़ा भाई मूवी देखने शहर जाया करते थे। मुझे याद है कि हमने पहली मूवी टार्जन देखी थी। ये मूवी हमें इतनी अच्छी लगी थी कि हमने इसे कई बार देखा। मूवी देखते वक्त मुझे लगता था कि टार्जन स्क्रीन से कहीं निकल कर मेरे सामने स्विंग कर ना ले। उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में झूलते हुए देखना और जानवरों से बातें करना बड़ा अमेजिंग लगता था बचपन में। फिर मैं अपने छोटे से बिजनेस वेंचर के लिए मूवी टिकट्स खरीद के लाया। मैं जब 10 साल का था तो लेक के किनारे आइसक्रीम बेचने जाया करता था। बहुत से लोग आइसक्रीम स्टैंड से आइसक्रीम लेते थे। एक दिन मैंने 1 सीरीज में 1 डजन आइसक्रीम पॉप्स खरीदे और फिर उन्हें लेकर के लेक साइड में ले चला गया। वहाँ मैंने पर 30 रिंग के हिसाब से सारी पॉप्स बेच ली। लेक पार्क घूमने लायक अच्छी जगह थी वो। लोग वहाँ पर रेस्ट करने, स्पोर्ट्स खेलने, स्विमिंग करने, अपना रिलैक्सेशन के लिए आते थे। धीरे धीरे मेरा आइसक्रीम बिजनेस चल निकला। फिर मैंने आइसक्रीम ठंडी रखने के लिए एक कूलर भी ले लिया। मैं एक दिन में 150 शिलिंग यानी कि $6 तक कमा लेता था। आइसक्रीम बेचने के बाद मैं और भाई मूवी देखने के लिए चले जाते थे। 10 साल की एज में ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे एक दिन कुछ बड़ा करना है। बचपन से ही मैं अमेरिका के सपने देखने लगा था। मैं जिससे भी मिलता था यही बोलता था कि एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा। ये बात मैंने अपने फैमिली, पड़ोसी, टीचर सबको बोल रखा था। एक दिन बस स्टॉप पर मुझसे एज से थोड़ी बड़ी लड़की बस का वेट कर रही थी। मैंने देखा, उसे कहा, देखना एक दिन मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा और मुंह बना करके बोली, हाँ आर्नोल्ड, जरूर जाओगे। लेकिन मैं वाकई में अमेरिका गया। मेरा सपना पूरा हुआ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन जर्नी में बहुत सी बातें हैं। बिल्डिंग अ बॉडी की बात करें तो हमारे हिस्ट्री टीचर हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल देते थे ताकि हम उसे वहाँ से अपने रिव्यूज़ लिखें। एक दिन मुझे स्पोर्ट्स का सेक्शन मिल गया। उसमें मिस्टर वर्ल्ड की पिक्चर छपी थी। उसका नाम था कर्ट मंडोल। उसने 190 किलोग्राम के साथ बेंच प्रेस में रिकॉर्ड बनाया था। उसकी फ़ोटो देख करके मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। लेक पार्क में एक लाइफ गार्ड विली के साथ में मेरी फ्रेंडशिप थी। मैं उसे रोज़ पुशअप्स करते हुए देखता था। एक दिन उसने मुझे पूछा, तुम भी ट्राई करोगे क्या? तो विली की दोस्ती
बहुत से बॉडी बिल्डर्स और वेट लिफ्टर से थे। शुरू में बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक गेम था, लेकिन जब मेरा इस पे इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं सीरियस होते चला गया इसके प्रति। मैं विली और उसके दोस्त के साथ वियना गया, जहाँ पे वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग था। वहाँ मैंने मिस्टर कर्ड को देखा। उनके अमेजिंग वर्क को देखकर मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। बाद में जब मैंने मिस्टर हरक्यूलिस एंड कैप्टन विमेन देखी तो मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। विली ने बताया कि इस मूवी के हीरो रैक पार्क है, जो मिस्टर यूनिवर्स है। विली दरअसल कर्ट मनुल का फ्रेंड था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मिस्टर वर्ल्ड खुद लेक के पास में घूमने आए हैं। मेरे लिए तो ये मौका बहुत ही अमेजिंग था उनसे पर्सनली मिलने का। वो मुझे बड़े अच्छे और खूब टाइप लगे। जब भी कर्ट मिलने आता उसके साथ कोई ना कोई खूबसूरत अच्छी लड़की थी। 15 साल की उम्र से ही मैंने जिम में फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी। अब मैं अपने से बड़े फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ये लोग मेरे मेंटोर थे। जिम में ऐसा ही होता है, बड़े लड़के हमारे लिए भाई जैसे होते हैं जो जूनियर लड़कों को ट्रेनिंग दिया करते हैं। हम लोग बॉडी बिल्डिंग वाले मैगजीन शेयर करते थे, जिससे हमें पता चलता था कि ट्रेनिंग कैसे करें, क्या खाना है, कैसे मसल बिल्ड करनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन। मुझे अमेरिकन मैगजीन्स बहुत अच्छी लगती थी। इसमें बॉडी बिल्डिंग्स की फोटो होती थी जो मसल्स बीच कैलिफोर्निया में पोज करते हुए नजर आते थे। ये बॉडी बिल्डर्स अपने अमेजिंग बॉडी के साथ में मसल फ्लैक्स करते हुए सिग्नेचर पोज देते थे, जो कि बड़ा अमेजिंग लगता था। एक और चीज़ मुझे फैसिनेट करती थी और वो ये कि इनके पास आसपास हमेशा बिकनी पहने सेक्सी मॉडल्स रहती थी। मैंने मैगजीन्स में हरक्यूलिस रैक पार्क की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा। वो इंग्लैंड का था। वो काफ़ी गरीब फैमिली से था। फिर वो बॉडी बिल्डिंग में आया और खूब हार्डवर्क किया। बाद में वो मिस्टर यूनिवर्स बना। वो इतना फेमस हुआ कि उसे मूवी में हरक्यूलिस का रोल मिल गया। अब वो मिलियनियर है और वो में अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ में खूब रहता है। 15 साल की एज में मैं भी कुछ ऐसे ही सपने देखने लगा था। मुझे यकीन था कि बॉडी बिल्डिंग ही मुझे एक दिन अमेरिका लेकर के जाएगी। पहले मैं मिस्टर यूनिवर्स की ट्रेनिंग लूँगा, फिर मैं भी रेड पार्क के जैसे मूवी स्टार बन के अमेरिका जा सकता हूँ। मेरा गोल एकदम क्लियर था उस टाइम पे, और इसीलिए मेरे अंदर एक एक्सट्रीम फोकस और डेडिकेशन की फीलिंग आ गई थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसीलिए मेरा पूरा जी जान उस पर अपना सपना पूरा करने पे जुट गया था। तो इस सपने को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स का सफ़र कैसा रहा। यूनिक के यूनिवर्सल स्टूडियो में मुझे जिम ट्रेनर की जॉब मिल गई थी। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था। म्यूनिक जैसी बड़ी सिटी मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ कितनी सारी एक्टिविटीज़ थी करने को, कितने सारे होटल, शॉप्स, रेस्टोरेंट और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी थी यहाँ पे। पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे बिजनेस करने आते थे। मैं 19 साल का ही था उस टाइम पे। म्यूनिक आने से पहले मैं 2 साल आर्मी में रहा। जिम में डिफरेंट फील्ड के लोग आते थे जिन्हें मैं ट्रेन करता था। पुलिसमैन, बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एंटरटेनर्स, एथलीट्स वगैरह वगैरह सब मेरे क्लाइंट थे। इनमें जर्मन अमेरिकन्स के अलावा और भी कई कंट्रीज़ के लोग आते थे। जिम में बाकी के बॉडी बिल्डर्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम लोग एक दूसरे को ट्रेनिंग देते थे। हम एक दूसरे को वेट लिफ्ट करते, बॉडी इम्प्रूव में हेल्प करते थे सबको। मैं डेली के 8 घंटे काम कर लेता था। मैं सुबह जल्दी उठता था ताकि अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। वर्क से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद मैं अपना वर्कआउट करता था। जिस दिन कस्टमर कम आते थे मैं लंच टाइम में एक्स्ट्रा 30 मिनट वर्कआउट कर लेता था। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर पहले मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करते, फिर मिस्टर यूरोप, फिर उनके बाद मिस्टर यूनिवर्स। लेकिन मुझे इतना सब्र नहीं था। मैंने तो डायरेक्ट मिस्टर यूनिवर्स की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी, जो लंदन में होने वाला था। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए 2 मंथ्स का ही बस टाइम था। मुझे शॉपिंग था, द मसल्स की ट्रेनिंग मालूम थी। हर इंस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मसल्स ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं अगर हम रोज़ लिफ्टिंग करेंगे। तो चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट उठा लो, आपकी मसल्स पावर बढ़ती जाओगे। फिर आप अल्ट्रा हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी मसल्स और भी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाएगी। मैं 1966 के लंदन
मिस्टर यूनिवर्स के लिए जाने के लिए एकदम रेडी था। हालांकि उस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरी सारी चीज़ें एक छोटी सी जिम बैग में आ गई थी। जब मैंने बाकी कंटेस्टेंट को देखा तो मैं बहुत नर्वस हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा फिट लग रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ तक आ चुका था तो पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। कंपटीशन विक्टोरिया प्लेस में थिएटर में था। हमें वहाँ बैठ करके जजेस को इम्प्रेस करना था। हमें अपने पंचों के बल खड़े होकर के पोज देना था, ताकि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट उनको नजर आए। हमारे पोजिंग ब्रिप्स में हमारे नंबर लगे थे। जैसे अगर जज किसी को आगे बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे नंबर 8 और नंबर 14 प्लीज़ आगे आओ, इस टाइप से, और अपने बाइसेप्स दिखाओ। जैसे कि नंबर 8 नंबर 14 प्लीज़ आ गया और अपने बाइसेप्स दिखाओ। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस कंपटीशन को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया है। सारे कॉन्टेस्टेंट में मैं सबसे लंबा था और अपनी बॉडी को लेकर के अब मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। और फिर शाम को मुझे सुनने में आया कि एक लंबे और अजीब से नाम वाले टीनेजर लड़के में काफ़ी पोटेंशियल है। लास्ट में एक अमेरिकन लड़के चेस्टर यूरेनेट और मेरे बीच में टाई हुआ। वो मिस्टर यूनिवर्स बन गया, लेकिन बहुत से लोगों ने बोला कि अगले साल मैं डेफिनेटली जीतूंगा। म्यूनिक वापस आकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर लंदन सिर्फ ज्वाइन करने नहीं बल्कि जीतने जाता, तो अगर मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आफ्टर ऑल मैं नहीं बल्कि चेस्टर ट्रॉफी जीतता। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं एक दिन लंदन से ट्रॉफी लेकर ही घर वापस लौटूंगा। मेरे माइंड में एक क्लियर इमेज थी कि मैं सेंट्रल स्टेट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया हूँ और पोज दे रहा हूँ, आर्नोल्ड आर्नोल्ड आर्नोल्ड, ऐसे करके लोग मेरा नाम शाउट कर रहे हैं। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई जब मैं फाइनली 1967 ट्रॉफी जीती। जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा था। मैंने इंडिया, मैक्सिको, जमैटा, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज़ के बॉडी बिल्डर्स को हरा करके मुझे ये ट्रॉफी मिली थी। मैं वाकई में बहुत खुश था। मेरे अचीवमेंट की वजह से अब हमारे जिम में ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे थे। मैं अपने पोजिंग ब्रिप्स के साथ में म्यूनिक की स्ट्रीट के साथ घूमता था। इसका एक फ़ायदा ये था कि उस साल जिम के कस्टमर्स डबल हो गए थे। उस टाइम पर मैंने खुद से पूछा, मैं अमेरिका कैसे जाऊंगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं 1968 में मिस्टर यूनिवर्स बनता हूँ तो मैं यूरोप की बॉडी बिल्डिंग सीन को डोमिनेट कर लूँगा। और मैंने एग्जैक्टली यही किया था। मैं पहले से ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगा। मैं हफ्ते में 6 दिन हर रोज़ 5 घंटे वर्कआउट करता था। इस दौरान मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। और जब मैं दोबारा मिस्टर यूनिवर्स जीता तो पूरे यूरोप के बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स में बस मेरा ही फ़ोटो था। मेरी एक फ़ोटो थी जिसमें मैंने एक सेक्सी लेडी को अपने लेफ्ट आर्म में उठा रखा था और राइट आर्म से मैं अपने बाइसेप्स दिखा रहा था। मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल डाली। ये टेलीग्राम जो वेइदर ने भेजा था वो बॉडी बिल्डर के ह्यू हाफनर थे। जितनी भी पॉपुलर मसल्स मैगजीन्स थी सब उनकी थी, जो ने मुझे मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका में कॉम्पीट करने के लिए इनवाइट किया था। और इस तरीके से फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा था। उसने कहा कि सारा खर्चा वही करेगा। और मैंने जब पहली बार न्यूयॉर्क देखा तो देखता ही रह गया। हालांकि मियामी में जो कॉन्टेस्टेंट था वो मैं हार गया था। उस रात मुझे बड़ा गुस्सा आया जो वेदर ने इतना खर्चा करके मुझे अमेरिका बुलाया और मैं हार गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था। सामान के नाम पे सिर्फ एक जिम बैग था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वापस म्यूनिक कैसे जाऊंगा। लेकिन मॉर्निंग में जोई वेदर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। वो मैगजीन में मेरी फ़ोटो छापने के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी, इस मेरी लाइफ स्टोरी उनके साथ शेयर की। इंटरव्यू के बाद जो ने कहा कि मुझे अमेरिका में ही रुक जाना चाहिए। वो मेरी ट्रेनिंग कोच बनना चाहते थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे अपने अगले साल फिर से मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो ने मुझे ये भी बोला कि वो मेरे कार और अपार्टमेंट में रहने का खर्चा उठा लेंगे ताकि मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकूँ। तुम एक दिन बेस्ट बनोगे, जो ने ये मुझसे कहा। और उस दिन के बाद से मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल गए थे।
अमेरिका में मेरी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई थी। और इसी तरीके से मेरे सपने में ड्रीम गर्ल की बात हो तो जो वेदर की मैगजीन्स में मेरे बारे में कई कहानियाँ छपती थी, वो मेरी ट्रेनिंग, प्रोग्रेस और मेरे डेली रूटीन पर आर्टिकल छापते थे। उन्होंने ही मुझे वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। तब मैं बस 22 साल का ही था। तो जो वेदर ने हरक्यूलिस के प्रोड्यूसर से मिले, उन्हें लीड रोल के लिए एक बॉडी बिल्डर की ज़रूरत थी। तो प्रोड्यूसर मिस्टर अमेरिका डेनिस टेनिरिनो को लेने का मन बना रहे थे, लेकिन जो ने बड़ी स्मार्टली प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता है, इसीलिए सिर्फ मैं ही इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। मुझे इंग्लिश ज़्यादा तो नहीं आती थी, फिर भी ये रोल मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने 1-2 और बॉडी बिल्डिंग वाली मूवीज़ की, जैसे कि स्टे हंग्री और पंपिंग आयरन। इसी बीच मुझे अपनी ड्रीम गर्ल मिली थी। 1977 में न्यूयॉर्क में मुझे रॉबर्ट कैनेडी सेलिब्रिटी टेनिस टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया गया था। ये इवेंट एनबीसी बिल्डिंग में था। मैं एनबीसी के लेट नाइट न्यूज़ एंकर टॉम ब्रोकन से मिला। फिर मेरी मुलाकात मैसाचुसेट्स से के सेनेटर टेडी कैनेट से हुई। मुझे एक टेलीविज़न स्टूडियो में यूएस के मोस्ट प्रोविडेंट फैमिली से मिलने का मौका मिल रहा था। ये मेरे लिए एक बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। टॉम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकेला आया हूँ, तो मैंने कहा हाँ। उसने तुरंत मारिया को कॉल किया। मारिया कैनेडी सीवर एनबीसी की न्यूज़ रिपोर्टर थी। मुझे वो बड़ी अट्रैक्टिव लगी। उसके लंबे डार्क हेयर थे, वो बड़ी खुशमिजाज और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर थी। मारिया की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि मुझे हर वक्त उसके साथ रहने का मन करता था। मैं मारिया की मदर यूनिसे से भी मिला। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने मारिया की माँ को मिलते ही अपने दिल की बात बोल दी थी। आपकी बेटी बड़ी सुंदर है। किस्मत से यूनिसे नाराज़ नहीं हुई। उन्होंने बस इतना ही बोला कि बड़ी अच्छी बात है। वो रात बड़ी हसीन थी। मारिया और मैं डांस करते रहे। मैं कुछ और स्पेशल लोगों से भी मिला, जैसे कि सिंगर डायला रोज, वाइस प्रेसिडेंट वॉल्टर मोंटेलिया। ये कोई टूर्नामेंट नहीं था, हम यहाँ चैरिटी इवेंट के लिए आए थे। इवेंट ख़त्म होने के बाद मारिया और उसकी कज़न कैरोलाइन ने मुझे हार्नेस स्पोर्ट में इन्वाइट किया। ये जगह दरअसल कैनेडी फैमिली के कंपाउंड में थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने साथ सिर्फ टेनिस शॉट्स लेकर आया हूँ, लेकिन मारिया और कैरोलिन जिद पर अड़ गए थे कि मैं उनकी पूरी फैमिली से मिला। कैनेडी कजन्स के साथ मैंने स्विमिंग की और मैं उनकी ग्रैंड मदर रोज कैनेडी से भी मिला। और मज़े की बात यह है कि इस पूरे टाइम में मैं अपनी टेनिस शॉर्ट्स पहने था। तो ये भी कहानी मेरी ड्रीम गर्ल की। अब आगे बात करते हैं द टर्मिनेटर की। मैंने कोनान द बारबेयर फिल्म सीरीज़ के लिए साइन अप कर लिया था, तो अब मैं ऑफिशियली एक अमेरिकन सिटीजन बन चुका था। उस टाइम पर मैं अपनी सेकंड कोनान मूवी कर रहा था, जिसके लिए मुझे $1 मिलियन मिल रहे थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मूवी स्टार ही बनना चाहता हूँ। मिस्टर रेड पार्क ने एक हरक्यूलिस मूवी के बाद अपना जिम खोल लिया था। एक्टिंग में उसका करियर चला नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा मूवीज़ करना चाहता था। अगर मैं अपनी एक्टिंग पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दूँ और हॉलीवुड का टॉप लीडिंग स्टार बन जाऊँ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे मालूम था कि मैं डेस्टिन होम या कॉमेडियन स्टीव मार्टिन की तरह ड्रामेटिक एक्टर नहीं बन पाऊंगा। हरक्यूलिस और कोनान जैसे मूवी करने के बाद मैं कीथ इस्टवुड और जॉन माई के जैसे लार्जर द लाइट वॉर्म एकदम इजीली कर सकता था। और ये बात सोच करके मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया। मैं फिर से सपनों में खो गया। मैं सपने देखने लगा। मुझे 100% यकीन था कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बन जाऊंगा, और मैं बना भी। तो अब इस बार मैं टॉप हॉलीवुड एक्टर के सपने देखने लग रहा था। तो शायद ये सपना भी पूरा हो जाए। और मुझे खुद पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन था कि मैं अपना गोल अचीव करके ही लगूंगा। मुझे जब टर्मिनेटर मूवी का प्रोजेक्ट मिला तो मैं थोड़ा डाउट में आ गया, क्योंकि उसमें टर्मिनेटर एक विलन था और ऊपर से उसकी लाइन भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर मैं मान गया। ये 1983 की बात है। मुझे ब्रेव सोल्जर काइट का लीडिंग रोल करना था। मूवी में टर्मिनेटर एक किलर रोबोट है जो साल 2022 यानी कि फ्यूचर से आता है। तब तक दुनिया में कंप्यूटर का कब्जा हो चुका रहता है। इसीलिए टर्मिनेटर को क्रिएट किया जाता है कि वो पूरी ह्यूमन रेस को ही ख़त्म कर दे। तो कुछ लोगों का रूप टर्मिनेटर के खिलाफ एक बड़ा रेसिडेंस लेते हैं और उनका लीडर है जॉन कॉर्नर। टर्मिनेटर को जॉन की मदद से सारा कॉर्नर को मारने पास्ट पे भेजा जाता है, ताकि जॉन पैदा ही ना हो सके।
तो टर्मिनेटर जरा सराह से प्रेजेंट टाइम में लड़ता है। सराह को सिर्फ काइल रीच बचा सकता है, जो कि रेसिस्टेंस मूवी का एक लॉयल मेंबर है। वो पोर्टल के क्लोज होने से पहले ही इसके अंदर घुस जाता है। अब काइल का एक ही मिशन है और वो है सराह को बचाना, ताकि जॉन कन्नोर जन्म ले सके, और इसके लिए उसे टर्मिनेटर को हराना होगा। तो ये स्टोरी फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने लिखी थी। एक दिन मैं उनसे लंच मैं किलर रोबोट की बात करने लगा। मैंने जेम्स से कहा, जो भी एक्टर टर्मिनेटर का रोल करेगा उसे काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग लेनी होगी ना, और गन से लोगों को शूट करते टाइम उसकी आंख जरा भी झपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मशीन है और उसे बिना देखे बुलेट्स लोड करनी चाहिए। जब टर्मिनेटर रोबो की जान ले तो उसका फेस ब्लैंक हो, क्योंकि रोबोट में इमोशंस नहीं होते। उसके फेस पर खुशी या गम का कोई भी एक्सप्रेशन ना हो। वो ब्लिंक नहीं करता, वो सोचता नहीं, वो बस वही करता है जो उसे करना है। वो कोई एक्टिविटीज नहीं करता। मैं जेम्स को ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से जेम्स बोले, आर्नोल्ड, तुम टर्मिनेटर क्यों नहीं बन जाते? मैं सीधे मना कर दिया, लेकिन जेम्स मेरे पीछे ही पड़ गए थे। उसे लगा कि इस रोल को मुझसे ज़्यादा बढ़िया कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काइल रीच से ज़्यादा टर्मिनेटर में इंटरेस्ट दिखा रहा था। लेकिन मुझे ये रोल थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन जेम्स ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं इमेजिन करने लगा कि मूवी के हर पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फेस दिखेगा, और टर्मिनेटर अगर विलेन रोल में है तो ज़रूरी नहीं कि वो एविल हो, वो हीरो भी तो बन सकता है। अगर मैं ये रोल करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? जेम्स ने देखा कि मैं इस कैरेक्टर को लेकर के पैशनेट था। उसने मुझे कहा कि लोग तुम्हें टर्मिनेटर के रूप में कभी भुला नहीं पाएंगे। ये फिल्म 1984 में हैलोवीन से जस्ट कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई। पूरे 6 वीक तक टर्मिनेटर नंबर 1 पोजीशन पर रहा और मूवी ने $100 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया। जब मैं न्यूयॉर्क की गलियों से गुजरता तो लोग मुझे टर्मिनेटर कह करके बुलाते थे। तो टर्मिनेटर से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैरी जेन मूवी की। मारिया और मेरे बीच सब बढ़िया चल रहा था। मैं टॉप का एक्टर बन चुका था और वो भी अपने करियर के पीक पर थे। मारिया सीरियस मॉर्निंग न्यूज़ में को एंकर बन गई थी। 1986 में हमने शादी करने का फैसला किया। मैं तब 37 साल का था और मारिया 30 साल की थी। एक बड़ी फनी बात ये हुई कि शादी से ठीक 2 दिन पहले मैं मैक्सिको के एक जंगल में था। मेरी फिल्म प्रेडेटर की शूटिंग चल रही थी। मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि क्या वो मूवी की शूटिंग कुछ हफ्तों के लिए पोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे शादी की तैयारी करनी है। तो लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। रेनी सीजन आने वाला था, इसीलिए मूवी की शूटिंग टाइम पर निपटानी बहुत ही ज़रूरी थी। तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक चार्टर्ड प्लेन लिया ताकि मैं अपनी ही शादी में टाइम तक पहुंच सकूं। आखिर ये मेरी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट डे था। मारिया और मेरी शादी कैनेडी कंपाउंड के पास में एक चर्च में हुई। वो उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने उसे आइल से आते हुए देखा तो उस वक्त जैसे रुक सा गया था। उसका खूबसूरत वेडिंग गाउन और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी स्माइल। वो बहुत ही खुश थी और वहाँ मौजूद हर कोई हमारी इस खुशी में शामिल था। हमारी वेडिंग सेरेमनी के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा फनी था। मारिया और मैं जैसे ही आई डू बोलने वाले थे, तभी उस टाइम चर्च का दरवाज़ा खुला। हम सब वहीं रुक गए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जिस आदमी ने हमें इंटरप्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो एनी वॉरवॉल था, एक फेमस विजुअल आर्टिस्ट और मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड। वो ग्रेस जोन्स के साथ में आया था, जिसने एक ग्रीन ड्रेस और ग्रीन फॉरहेड लगाया था। मारिया और मुझे खुशी हुई कि वो दोनों हमारी शादी में आए। शादी के बाद मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि मैं हर न्यू मूवी के लिए डबल प्राइज लूँगा, और ज़्यादातर मुझे डबल प्राइज मिला भी। फर्स्ट कोनन मूवी 1980 में मैंने $2,50,000 कमाए। टर्मिनेटर से मुझे 1984 में लगभग $7.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। कोनान द डिस्ट्रॉयर के लिए मैंने 1984 में मुझे $1 मिलियन मिले, जबकि कमांडो के लिए मुझे 1985 में $1.5 मिलियन मिले। प्रीडेटर 1987 के लिए मुझे $3 मिलियन मिले थे और रनिंग मैन 1987 के लिए मुझे $5 मिलियन मिले थे और टोटल रिकॉल के लिए मुझे 1990 यानी कि 1990 में $10 मिलियन मिला था। वैसे एक चीज़ मैंने सीखी कि तुम जितना पैसा हॉलीवुड में लगाओगे, हॉलीवुड उतना ही तुम्हें वापस देगा। मेरी टॉप मूवीज़ पर एक सीक्रेट है, ह्यूमर। मैं ये चीज़ श्योर कर लेता हूँ कि एक्शन पैड सीन के बीच में भी मेरी कोई ना कोई पंच लाइन या फनी वन लाइनर ज़रूर हो।
ताकि मेरे व्यूअर्स फाइट सीन और चेंजेस के बीच में थोड़ा हंस ले और रिलैक्स कर ले। टर्मिनेटर मूवी का एक सीन है जिसमें किलर रोबोट खुद की बॉडी रिपेयर करता है। तभी एक जेनिटर बोलता है, हे पॉल, यू गॉट अ डेड कैट डियर और व्हाट। ऑडियंस देखते हैं कि टर्मिनेटर अपना रिस्पॉन्स चूज कर रहा है। वो येस, नो, व्हाट, गो अवे, प्लीज कम बैक लेटर, फक यू एंड फक यू एसोल में से सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लास्ट वाला सिलेक्ट करता है, जेनिटर भाग जाता है। व्यूअर सोचता है कि शायद टर्मिनेटर उसे शूट कर देगा या पंच मारेगा, लेकिन वो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करता है जिससे ऑडियंस को हंसी आती है। तो इसी तरीके से मैं टर्मिनेटर बना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं द गवर्नेटर में। मारिया और मैं 4 खूबसूरत बच्चों के पेरेंट बने। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके नाम थे कैथरीन, क्रिस्टीना, क्रिस्टोफर और पैट्रिक। मैं अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। अक्सर मैं उन्हें अपने साथ मूवी सेट पर या जिम में ले जाता था। हम साथ में हाइकिंग, स्कीइंग और फिशिंग पर भी जाते थे। हम हर साल प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन करके हैलोवीन सेलिब्रेट भी करते थे। जब मैं छोटा था और ऑस्ट्रिया में रहता था तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि डिनर टेबल पर बातें मत करो, खाते टाइम हमें अपने फूड पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों के साथ मैंने ये ट्रेडिशन चेंज किया। हम सब डिनर टेबल पर अपने दिन भर का हाल और एक दूसरे से सारी बातें करते थे, शेयर करते थे। मैं और मेरी वाइफ अपने 4 बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। मैं एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर और मूवी स्टार बना। मैं अपने 50s पे हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कैलिफोर्निया के फॉर्मर गवर्नर पिट मेल्सन ने एक बार 1994 में कौंसिल डिनर रखा था। सबके सामने उन्होंने बोला, मैं तुम्हें गवर्नर बनते हुए देखना चाहता हूँ आर्नोल्ड। ये काफ़ी हद तक तुम्हारी मूवी किंडरगार्टन कोप के रोल जैसा ही है। उनकी बात सुनकर के सब लोग हंसने लगे वहाँ पे जो थे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यूएस के प्रेसिडेंट बनने से पहले रोनाल्ड रीगन भी एक एक्टर ही थे। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंसी के लिए कंटेस्ट करूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट एक नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन होना चाहिए। तो मैं एक गवर्नर से एक कांग्रेसमैन या एक सीनेटर होना ज़्यादा पसंद करूंगा। अगर आप सीनेटर हो तो आप अपने शिप के खुद कैप्टन हो, आप ह्यूमन डिसीजन मेकर हो। लेकिन कांग्रेसमैन और सीनेटर को कलीग्स के साथ में मिलकर के काम करना होता है। मुझे अपनी स्टेट कैलिफोर्निया पर प्राउड है जिसे मैंने दिल से अपनाया है। इसका लैंड एरिया कई कंट्रीज से ज़्यादा बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन 38 मिलियन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना ज़्यादा है। हमारी इकोनॉमी की वर्थ $1.9 ट्रिलियन है। यहाँ का कल्चर इतना डाइवर्स है कि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। बहुत से जीनियस और सिलिकॉन वैली के बिलियनियर्स कैलिफोर्निया में रहते हैं। हालांकि टेक बबल्स 2000 में बर्स्ट हो चुका है, तब कैलिफोर्निया के ऑलमोस्ट इकोनॉमी डूब गई थी और उन दिनों बड़े लेवल पर पावर शॉर्टेज भी हो रही थी। पूरे स्टेट में ब्लैकआउट रहता था, ऑफिस में बजट भी डाउन था और भी कई सारे चैलेंजेस थे जो मैंने एक गवर्नर के तौर पर फेस किए थे। जनवरी 2001 में मैंने हर साल की तरह अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया। मैंने अपनी लाइफ और अपने बारे में सोचा, क्या मुझे अब प्रोड्यूसर बनना चाहिए या क्लिंट ईस्टवुड की तरह एक डायरेक्टर। मुझे पेंटिंग पसंद थी, तो क्या मुझे अब एक विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या टर्मिनेटर 3 की शूटिंग चल रही थी। उस पॉइंट पर मुझे अपने 2002 के गवर्नर कैंपेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लग रहा था। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी थी। लोगों ने मुझे गवर्नेटर बुलाना स्टार्ट कर दिया था। पॉलिटिक्स में मेरा कभी कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं कभी मेयर या कुछ और भी नहीं बना था। मैं तो बस कैलिफोर्निया में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता था। मैं रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज से हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे व्यूज़ थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव है। मेरे साथ के रिपब्लिक जॉन मकैन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश मेरे फ्रेंड्स थे। 2006 में मुझे दोबारा री इलेक्टेड किया गया और 2010 में गवर्नर के पोस्ट से उतर गया। तो ये थी कहानी पॉलिटिक्स की। आगे आर्नोल्ड के रूल्स की बात करें तो जब मैं पॉलिटिक्स से बाहर हुआ तो फिर से मूवी में आ गया। मेरी वापसी फिल्म एक्सपेंडेबल से हुई, जिससे मेरे साथ मेरे खास दोस्त सिल्वेस्टर स्टॉल और ब्रूस विल्स ने भी काम किया। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने हमेशा अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं। ये कीमती आइडियाज सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सक्सेसफुल लोगों की है जिनसे मैं मिला हूँ। मेरा पहला नियम है कि अपने हर दिन को भरपूर जियो। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप इन 24 घंटों में अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दो। एक दिन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था तो एक यंग मैन ने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया।
वो बोल रहा था कि ट्यूशन फीस की बढ़ गई है और कॉलेज एजुकेशन अब अनअफोर्डेबल होती जा रही है। उसने मुझे बोला कि उसे अब ज़्यादा फाइनेंशियल एड चाहिए। उसने ये भी बोला कि उसे फीस भरने के लिए अब पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। मैंने कहा पार्ट टाइम काम करने के लिए हर्ज ही क्या है? तो उसने जवाब दिया कि उसे फिर से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैंने पूछा कि तुम क्लास में कितना टाइम स्पेंड करते हो? उसने बताया कि उसकी क्लास हर रोज़ 3 घंटे की होती है, फिर बाकी के 3 घंटे उसे पढ़ने के लिए चाहिए। मैंने कहा तुम ऑलरेडी 6 आवर पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो क्लास से फ्री होकर के एक पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। इनफैक्ट उसे स्टडी और वर्किंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बजाय इसके कि वो लड़कियों को डेट करे और फ्रेंड्स के साथ में बेकार में घूमे। वो लड़का चुप हो गया, उसे अपना जवाब मिल गया था। सेकेंड प्रिंसिपल है कि कभी भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। बेशक आपका बचपन कितनी ही मुश्किलों से गुजरा हो या आपने कितने ही दुख उठाए होंगे, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं या फिर एकदम अनसपोर्टिव। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपका साथ ही ना दिया हो, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ है, आपकी प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी है। बहुत से लोग का बचपन गरीबी में गुजरा होगा या शायद उन्हें चाइल्ड अब्यूज झेलना पड़ा होगा, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अब आप एक अडल्ट हो और सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप अपनी लाइफ का नया सिरा स्टार्ट कर सकते हो और अपने बच्चों को वो बचपन दे सकते हो जो आप जीना चाहते हो। मेरे फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन पर्सनली मैंने उन्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया और ना ही उन पर कभी गुस्सा किया कि उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं दिए। वो मुझे मारते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जिम ट्रेनिंग करने से मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। वो मेरे पैशन का मजाक उड़ाते थे। वो बोलते थे कि इससे अच्छा तो तू लकड़ियाँ काट करके बेच। लेकिन नेगेटिव सोचने के बजाय मैंने अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को अपना मोटिवेशन बनाया। मैंने खुद को समझाया कि फादर कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है और मेरा एक गोल है और मुझे मेरा गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा तीसरा प्रिंसिपल है स्टे हम्बल। अपने अंदर एक भूख पैदा करो, स्टे हंग्री। सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतर लाइफ जीने के लिए एक गोल पूरा हो जाए तो दूसरा गोल सेट करें। उन ओल्ड एथलीट्स की तरह मत बनिए जो आज भी अपने 20 साल पुराने जीने की बातें करते हैं। हमेशा आगे बढ़िए और कुछ नया करिए। जिसे कि बैंड यूट्यूब के फ्रंटमैन बोरो ने एक म्यूजिशियन के तौर पर स्टार्ट किया था। कई मिलियन डॉलर कमाने के बाद में वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया। फिर यूओ एड्स एडवोकेट बना। उसने कई सारे चैरिटी इवेंट और नॉन गवर्नमेंट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन किया। डोनाल्ड ट्रंप खानदानी अमीर है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वेल मेंटेन रखा और 10 गुना बढ़ाया। मेरे खुद के फादर इन लॉ सार्ज केनेडी मरते दम तक दुनिया घूमते रहे। वो जिंदगी में हमेशा नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते थे। मरने के बाद आपके पास आराम करने के लिए बहुत सारा टाइम होगा। जब तक सांस है अपना हर शौक पूरा करें। उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपकी कद्र करते हैं और जिनकी कद्र आप करते हो। दूसरों के लिए मुसीबतें नहीं बल्कि ब्लेसिंग्स की तरह बनो। अगर हो सके तो दूसरों को सहारा दो। और इन्हीं सारे रूल्स को समझने के बाद अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन तक पहुंचने का। आपने इस किताब में आर्नोल्ड की लाइफ के बारे में जाना। आपने जाना कि एक सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट है कि आपके गोल्स एकदम क्लियर हो। जब वो मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहते थे तो वो उन्होंने खुद को पेडिस्टल पर ट्रॉफी जीतते हुए इमेजिन किया। जब उन्होंने मूवी स्टार बनने का सपना देखा तो वो खुद को बेस्ट हॉलीवुड एक्टर के रूप में देखते थे। अब जब वो गवर्नर बनना चाहते थे तो यही उनका नंबर 1 गोल बन गया। आर्नोल्ड ने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग ली और दिन रात मेहनत की। उनका हर सपना पूरा हुआ और इस तरीके से वो एक ग्रेट बॉडी बिल्डर, एक सक्सेसफुल मूवी स्टार और सबके प्यारे गवर्नर बने। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। अब ये हर दिन को यूज करके, यूजफुल बना करके हमारी लाइफ कंट्रोल में है, इसीलिए हम खुल करके अपनी लाइफ को जीने की इच्छा रख सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी हम यही ख़त्म करते हैं कि अपने जो इच्छा है उसके लिए कड़ी मेहनत करें। थैंक यू।